हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की घटना चक्र सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं और आज इसमें ये सेकंड लास्ट क्लास है, क्योंकि इसके बाद एक और क्लास आएगी और उसके बाद पूरी मॉडर्न हिस्ट्री की आपकी घटना चक्र कंप्लीट। एंशिएंट हिस्ट्री की मैम लगातार करा रही है, वो भी कंप्लीट हो जाएगी 2 से 3 दिन में, और मिडवल हिस्ट्री की भी क्लासेस आ रही हैं लगातार, वो भी 3 से 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इन सभी की घटना चक्र को कंप्लीट कर लिया है और साइंस पर भी लगातार वर्क चल रहा है। मैम करा रही है बहुत अच्छी तरीके से, आप लोगों का उतना सपोर्ट भी मिल रहा है उस पर, इसके लिए बहुत ही दिल से धन्यवाद दोस्तों। और आगे भी मैं चाहूँगा कि इस चैनल को और भी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए आप लोग। ये आप ही की जिम्मेदारी है कि आप जितने अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करेंगे उतना ही हमें मोटिवेशन भी मिलेगा। तो चलिए हम देखते हैं इस आज के टॉपिक में, और आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक इतिहास का विविध। जितना भी दोस्तों अभी तक आपने स्टोरी वाइज, क्रम वाइज पढ़ा है, तो यहाँ पे जो फैक्ट छूट गए होंगे ना किताबों में, तो उन फैक्ट को एक जगह संकलित कर दिया गया है और उसी को यहाँ पर पढ़ा जाएगा। तो हम लोग इसको करेंगे डायरेक्ट एमसीक्यूज़ के माध्यम से, क्योंकि इसके जो फैक्ट हैं वो समझ में मतलब नहीं आएंगे नोट्स वगैरह, क्योंकि इसमें कोई क्रम नहीं है और मैंने इसको पढ़ा तो क्रम वाइज ना होने की वजह से ये समझ में कम आएगा। तो हम लोग डायरेक्ट एमसीक्यूज़ के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न उठाते हैं आईएएस प्रीलिम्स 2005 का। वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल की स्थापना की। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लागू हुई। तो पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि दूसरा और तीसरा ही सही है, क्योंकि पहला यहाँ पर गलत है। नियमित पुलिस बल की बात करेंगे तो कॉर्नवालिस के समय में आती है, इसलिए वॉरेन हेस्टिंग्स यहाँ पर गलत आंसर हो जाएगा। तो समझते हैं यहाँ पे कि सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ही प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने पुलिस सुधार प्रक्रिया के अंतर्गत भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया, न कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने। और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे, और इसलिए दूसरा कथन तो सत्य है। और भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड 1860 में ही जो है कि लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में लागू हुई, इसलिए तीसरा कथन भी आपका सत्य होता है। तो आगे चलते हैं, हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए 19वीं, और ये आधा स्टेटमेंट छूट गया शायद, एंग्लो अफगान संबंधों का जो आधार था तो ये रूस लिख रहा है। अब यही वो प्रश्न होंगे जो आपको थोड़े से इधर उधर से भटके हुए मिलेंगे और जिसका कोई ओर और छोर नहीं होगा, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम लोगों ने इसलिए फैक्ट के अनुसार ना करके सीधे क्वेश्चन आंसर को उठाया है। तो देख लेते हैं, अब यहाँ पर वर्ष है और घटना है, तो अब यहाँ पर मिलान करना है। जैसे 1775 की बात करेंगे तो इस समय पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, और जो 1782 में जो है कि कंप्लीट हुआ, और इस समय जो है कि जब ये रुका यह युद्ध तो 82 में ही एक सालबाई की संधि की गई थी। किसकी? सालबाई की संधि। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है 1780, तो 1780 से लेकर 84 तक दूसरा जो है कि मैसूर युद्ध हुआ। ठीक है, जो किस संधि से समाप्त हुआ? मंगलौर की संधि से समाप्त हुआ। किस संधि से? तो ये मंगलौर की संधि। तो ये सब नोट करते रहिएगा आप लोग। फिर 1824 और 1838, तो बचते हैं आपके प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध और आंग्ल अफगान युद्ध। तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। वैसे तो आप देखेंगे कि 1824 में आंग्ल बर्मा युद्ध होगा और 1838 में आंग्ल अफगान युद्ध होगा। तो आइए यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं इसको कि 1775 से 82 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होगा, और साथ ही साथ 1780 से 84 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होगा। वॉरेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल था। अंग्रेजों तथा हैदर अली के बीच युद्ध हुआ था। आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली को पराजित किया था। और 1824-26 में लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में, लॉर्ड एमहर्स्ट जो कार्यकाल था इनका, उस समय प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, और बर्मा सेना को जब पराजित किया ब्रिटिश सेना ने, तो यहाँ पर एक यांडबू की संधि हुई थी 1826 में। ये इंपॉर्टेंट है यांडबू की संधि। और साथ ही साथ ऑकलैंड 1836 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया विलियम बेंटिक के बाद, तो उसके शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 से 42। तो ये था। अगला प्रश्न देखते हैं, फिर से यहाँ पे युद्ध है। देखिए यही वो सारे प्रश्न थे जो आपके छूट गए थे, या यूँ कहें कि किताब में नहीं दिए हुए थे यहाँ पर, तो लास्ट के चैप्टर में इसको संकलित किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अभी आपने पहला आंग्ल मैसूर युद्ध देखा था, मतलब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब होगा? 1780 से 84 के बीच में। अब दूसरा आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, जिसको हम कर्नाटक वॉर के नाम से भी जानते हैं,
ठीक है, किस नाम से जानते हैं, कर्नाटक वॉर के नाम से। और यहाँ पर वो हो जाएगा आपका 1750 से 54। और दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध की अगर हम बात करेंगे तो ये चलेगा आपका 1803 से 5 में। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध ये आपका चलेगा 1878 से 80 में। तो ये इसका मिलान हो गया। आप यहाँ पर इसको व्याख्या में देख भी सकेंगे। देखिए क्या लिख रहा है कि दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84 और दूसरा आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1750 से 54 या 1749 से 54 भी मानते हैं, कर्नाटक वॉर के रूप में इसको जानते हैं। और दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 और दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 तक है। और आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कुछ संधियां हैं और इसके मिलान दिए हुए। तो जैसे इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। 1765 में एक्सला-चापल की संधि, जो एक्सला जो होता है चैपल की संधि, ये प्रथम कर्नाटक वॉर, जब अंग्रेज़ों का और फ्रांसीसियों का युद्ध रुक जाता है तब ये जो है कि होती है संधि। और ये होती है आपकी 1748 में। और ला बोर्दोनासे द्वारा मद्रास पर जो अधिकार किया गया था ये सामान्यतः 1746 में किया गया था। और डुप्ले की जो पदच्युति थी ये 1754 में हुई थी, इसको जब पद से हटाया गया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इलाहाबाद की संधि थी 1765 में थी, एक्सला चैपल की संधि ये आपका 1748 में थी, और ला बार्दोनास द्वारा मद्रास पर अधिकार 1746, और डुप्ले को पदच्युत कर दिया गया था 1754 में। और अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पुनः जजिया कर लगाना फर्रुखसियर ने लगाया था, बिल्कुल सही है। मसूलीपट्टनम पे अधिकार फोर्ड ने किया था, यह भी सही है। सती प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय राजा राम मोहन राय के सहयोग से आया, यह भी सही है। दास्ता का अंत मैल्कम नहीं था, बल्कि यहाँ पे आप देखोगे लॉर्ड एलन बरो, क्या नाम आएगा उनका, लॉर्ड एलन बरो, ठीक है। इन्होंने 1843 में 1843 में दास्ता का अंत किया था। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इस चीज़ को कि बाकी तो सारे सही हैं, लेकिन यहाँ पे आप पढ़ेंगे दास्ता का अंत 1843 में लॉर्ड एलन बरो द्वारा किया गया था। तो ये सही हो गया। और आगे देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों इसमें लगभग 150 क्वेश्चन है और 150 क्वेश्चन में से आपके 10 क्वेश्चन तो यहीं से जरूर रहेंगे। अगर इस क्लास को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, इस क्लास को बहुत रिवीजन कर लिया, तो मैं वादा करता हूं कि इससे 10 प्रश्न आपके कहीं ना कहीं से घूम फिर के पूरे हिस्ट्री में आपको पूछने को मिलेंगे, पेपर में जरूर मिलेंगे आपको। भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किससे प्रायः संबंधित माना जाता है। तो ये हो जाएंगे थॉमस मुनरो से। मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि अब यूपीपीसीएस क्या कर रहा है, प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के प्रश्नों को भी शामिल कर देता है प्रीलिम्स में ही। तो जब मेंस के ही प्रश्न इस वाले टॉपिक में सामान्यतः रखे गए हैं हर जगह ज़्यादा से ज़्यादा। तो आगे देख लेते हैं हम अगला प्रश्न है यहाँ पर। देखिए ये भी मेंस का ही है। निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र यानी कि सी ऑफ कैलिमिटी के कहा गया है। तो उड़ीसा का जो अकाल पड़ा था 1866-67 में, उसको सी ऑफ कैलिमिटी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि 19वीं शताब्दी में जो उड़ीसा का अकाल था 1866-67 में भीषण रूप धारण किया और 1865 में सूखा पड़ा। 1866 में उड़ीसा, मद्रास, उत्तरी बंगाल, बिहार में अकाल पड़ा। अकाल की भीषणता उड़ीसा में अधिक थी। पहली बार इतने व्यापक स्तर पर जन की क्षति हुई। अनुमान है कि लगभग 13 लाख लोग उड़ीसा में मृत्युग्रस्त हो गए थे। और इस अकाल को प्रकोप का समुद्र यानी कि सी ऑफ कैलिमिटी भी कहा जाता है। आगे देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग के द्वारा किया गया। तो 1883 में स्ट्रेची आयोग के द्वारा किया गया था। और ये सारे प्रश्न मेंस के चल रहे हैं। 1866 ईस्वी में जॉर्ज कैंपबेल के अधीन अकाल आयोग स्थापित किया गया, जिसने राहत सेवा को सरकार की जवाबदेही माना। 1876-77 के अकाल के बाद 1878 में स्ट्रेची आयोग गठित किया गया, जिसकी अनुशंसा पर 1883 में ही अकाल संहिता बनाई गई थी। ठीक है, तो इमरजेंसी यानी कि यूँ कहें कि अकाल संहिता बनाई गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। एंड्रयू फ्रेजर की बात करेंगे, एंटनी मैकडोनाल्ड की बात करेंगे, कोलिन स्कॉट मनक्रीफ की और थॉमस रॉबर्टसन की। तो आइए अब हम लोग सीधे इसके नीचे सुमेल पर चलते हैं सीधे और देखेंगे आपकी एंड्रयू फ्रेजर जो है कि पुलिस आयोग से संबंधित थे लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। एंटनी मैकडोनाल्ड जो है कि अकाल आयोग से संबंधित है, ये भी लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल है। और कोलिन स्कॉट मनक्रीफ सिंचाई आयोग से संबंधित है, यह भी लॉर्ड कर्जन का ही कार्यकाल है। और थॉमस रॉबर्टसन यह भी रेलवे आयोग है। तो ये चारों ही मुख्य रूप से किससे संबंधित है कार्य, तो ये आपके लॉर्ड कर्जन से संबंधित हो गए।
अगला प्रश्न है, यहाँ पे सूची दी हुई है और यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा युग्म सही सुमेलित है। सूची फर्स्ट में अवधि है, सूची सेकंड में युद्ध दिए हुए हैं, तो इसका हमें मिलान करना है। जैसे 1767 से 69 में पहला आंग्ल मराठा नहीं बल्कि आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है, तो पहला गलत हो गया। 1790-92 में तीसरा मैसूर युद्ध हुआ, यह तो सही है। और उसके बाद 1824-26 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और 1845-46 में द्वितीय सिख युद्ध हुआ। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि 1845-46 में द्वितीय नहीं बल्कि प्रथम सिख युद्ध हुआ था। तो पूछा रहा सही सुमेलित, तो 2 और 3 हो जाएंगे, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है वो 1775 से 82 में हुआ और इसका जो आपसी झगड़े तथा अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा थी, जिस प्रकार क्लाइव ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की थी, उसी प्रकार द्वैध शासन प्रणाली कंपनी महाराष्ट्र में भी स्थापित करना चाहती थी। 1782 में सालबाई की संधि 1782 में सालबाई की संधि अंग्रेज तथा महादजी सिंधिया के बीच हुई थी, जिससे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया और एक दूसरे के विजित क्षेत्र लौटा दिए गए। अगले दशक लगभग 2 दशक तक यहाँ पे शांति बनी रही और जिसके बाद 1782 से जब हम आगे आते हैं 1802 में, तो यहाँ पे एक संधि होती है बेसिन की संधि। अगला टॉपिक इसी में देखेंगे कि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से 92 हुआ, यह युद्ध अंग्रेजों और टीपू सुल्तान यानी मैसूर के बीच में हुआ। अंग्रेजों ने मराठों और निजाम के सहयोग से श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण किया। मिडोज के नेतृत्व में टीपू पराजित हुआ और मार्च 1792 ईस्वी में अंग्रेजों और टीपू के बीच में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई और इस संधि की शर्तों में टीपू को अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों को तथा उसके सहयोगियों को देना था। साथ ही युद्ध के हर जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना था। अब यहाँ पर देखेंगे आप प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो कि 1824-26 में लड़ा गया। उस समय यहाँ का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड एमहर्स्ट था और यह युद्ध ब्रिटिश औपनिवेशिक स्वार्थों के कारण लड़ा गया। 1825 में ब्रिटिश सेना के सैनिक कमांडर ने बर्मा सेना को परास्त कर दिया और 1826 में यांडबू की संधि यहाँ पर लागू की गई। और अगला और लास्ट इसमें ऑप्शन जो था द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, ये 1848-46 में लड़ा गया है, जबकि 1845-46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। और देखेंगे अगर आप यहाँ पर, तो जब द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हो रहा था 1848-49 का, तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सही काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से आप इस काम को करिए। अब जैसे ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेज एंड अवध एक्ट और बंगाल टेनेंसी एक्ट। तो देखेंगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तो लॉर्ड लेटन के द्वारा 1878 में लाया जाता है। ओके, ये चीज़ आपको पता होगी। तो आइए देख लेते हैं। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस अगर हम बात करेंगे तो ये 1876 में आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में, बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 में, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेज एंड अवध एक्ट ये 1890 में आया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है सुमेल कीजिए। तो भाई बाल विवाह, ठगी प्रथा का अंत, विधवा पुनर्विवाह। अगर आप देखोगे ठगी प्रथा का जो अंत है वो तो कर्नल स्लीमैन के द्वारा किया गया। विधवा विवाह की बात करेंगे तो यहाँ पे विश्वचंद्र विद्यासागर ने बहुत सहयोग किया और बाल विवाह को समाप्त करने के लिए एम जी रानाडे जी का योगदान इसमें आ जाता है। आगे देखें, कोई और तो नहीं है यहाँ पे। अच्छा, एक और है यहाँ पे, पिंडारियों का दमन। तो ये तो सही है, पिंडारियों का दमन भी जो है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया है, ये मैंने आपको बता दिया वहाँ पर। तो ये सारी बातें थी जो हमने पीछे भी सही किया है, वो बिल्कुल सही है। अगला 14 प्रश्न है। कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में संघर्ष का नेतृत्व किया, जबकि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में खान बहादुर खान ने रुहेलखंड में नेतृत्व किया। दोनों ही बातें सही हैं क्योंकि कुंवर सिंह ने बिहार में जगदीशपुर से नेतृत्व संभाला था। मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था, तो यह बात भी सही है। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। अच्छा, तीसरा स्टेटमेंट भी है, आइए तीसरे को देखते हैं। तात्या टोपे ने नाना साहब की सहायता से कानपुर में फौजों का नेतृत्व संभाला और जीनत महल ने फैजाबाद में इसकी कमान संभाली, जबकि गदर पार्टी सरदार भगत सिंह द्वारा स्थापित की गई थी। तो देखिए चौथा स्टेटमेंट तो गलत है यहाँ पर, तो चौथा यहाँ देख के आप गलत कर सकते हो, लेकिन तीसरा भी गलत है। तो तीसरा यहाँ भी, तो बचा क्या, पहला और दूसरा सही होना चाहिए था। तो यहाँ पर तो देखते हैं, अच्छा स्टार बना दिया गया यहाँ पर। तो देख लीजिए कि गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को शहर में संयुक्त राज्य अमेरिका में की थी। गदर नामक एक पत्र भी निकाला और जिसका पहला अंक 1 नवंबर 1913 को निकाला गया। मार्च 1914 में उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर स्विट्जरलैंड जाना पड़ा, जहां इन्होंने अन्य ब्रिटिश विरोधी समाचार पत्र वंदे मातरम भी निकाला।
तो इसलिए 1 और 2 तो सही हैं। लेकिन तीसरा कथन का यह भाग गलत है कि जीनत महल ने फैजाबाद में उनकी कमाल संभाली और दिए गए कूट इस तरीके से कोई भी मिलान नहीं कर पा रहे हैं। अगला ये निम्नलिखित विज्ञापन है, तो इस विज्ञापन को छोड़िए, ये आईएएस प्रीलिम्स का विज्ञापन छोड़ दीजिए। इस पर आइए। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। उपर्युक्त कथन का श्रेय दिया जाता है किसको? क्लेमेंट एटली को दिया जाता है, क्योंकि वो कहते हैं माउंटबेटन को कि कोशिश करना कि कम से कम जो है कि नुकसान हो, और ये भारत की जो भी विभाजन होता है नहीं, ये हमें ब्रिटेन पर जो है कि इसका दाग नहीं लगना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे कि लॉर्ड एटली ने इस तरीके की चीज़ें कही थीं। अगला प्रश्न है यहाँ पे 17, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, यह किसने कहा था? तो यह अरविंद घोष ने कहा था। किसने कहा था? अरविंद घोष ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की जब घोषणा हुई थी, और अरविंद घोष लगभग 10 वर्षों तक 1901 से 10 तक विशेषकर बंगाल विभाजन के दौरान राजनीतिक क्षेत्रों में सक्रिय बने रहे और स्वदेशी और बहिष्कार के कार्यक्रमों का प्रतिपादन करने वालों में शामिल रहे। इन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि राजनीतिक स्वतंत्रता हमारे राष्ट्र का जीवन और प्राण भी है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 18, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला 1893 से 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। तो इसका लेखक कौन था? तो अरविंद घोष इसके लेखक थे, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड के। अगला प्रश्न यहाँ पे 19, यहाँ पे इन घटनाओं को काल अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो जैसे लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई, हिक्की का बंगाल गजट का जो पेपर था वो 1780 में आता है, और सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में। तो इस हिसाब से जब आप क्रम बैठाएंगे 1780 पहले आएगा, फिर 1784, फिर 1905, फिर 1913, तो ये हो जाएगा आपका बी आंसर। तो आइए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले, बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में सर विलियम जोन्स। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने कहा मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागें और कार्यरत हो सकें? ये एनी बेसेंट ने स्टेटमेंट दिया था। अगला प्रश्न है, किसने कहा जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ पर है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? तो राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, विनायक दामोदर सावरकर, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो आप देखेंगे कि जो उपर्युक्त कथन है ये महात्मा गांधी जी का है, जो उन्होंने लुई फिशर को दिए गए साक्षात्कार में कही थी। अगला प्रश्न, किन दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया था? गांधी और तिलक, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू। तो सही जवाब हो जाएगा गांधी और तिलक। इन दोनों ने ही सामाजिक उत्थान की बात की थी गांवों का दौरा करके। अगला प्रश्न है यहाँ पर 23। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में वे गांधी के पक्ष में हो गए, और स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी सम्मिलित थे। तो ये तो गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है, इसलिए ए यहाँ पर सही उत्तर आपका। अच्छा, दोनों ही सही हैं दोस्तों। अच्छा, यहाँ पर दोनों ही कह रहा है कि स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल थे, तो ये दोनों ही यहाँ पर सही हैं। चलिए यहाँ पर जरा सा इस चीज़ को समझ लेते हैं कि क्यों दोनों सही हैं। प्रारंभ में लाला लाजपत राय असहयोग आंदोलन के पक्ष में तो नहीं थे, लेकिन और कारण वह कांग्रेस की प्रार्थना अनुनय विनय नीतियों से असंतुष्ट थे, क्योंकि लाला लाजपत राय तो गरम दल के थे। लेकिन बाद में सितंबर 1920 में कांग्रेस ने लाला लाजपत राय के नेतृत्व में कलकत्ता के एक विशेष सत्र आयोजित किया और असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित किया, और गांधी जी द्वारा 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। इससे नाराज होकर CR दास एवं पंडित मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन किया, जिसमें लाला लाजपत राय भी शामिल हुए थे। लेकिन 16 जून 1925 को CR दास की मृत्यु के बाद लाला लाजपत राय और पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने सत्ता के बंटवारे और सांप्रदायिकता के मुद्दे पर मतभेद के चलते ही पार्टी छोड़ दी थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर
किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक रूप से विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी? तो जीवी मावलंकर जी। कौन थे? जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर जो वर्ष 1946 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने थे, ऐसे प्रथम अध्यक्ष थे जिन्होंने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी। इस संदर्भ में अंग्रेजों द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने कहा था, आपकी विग इस गर्म जलवायु के अनुकूल नहीं है। वे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी बने थे बाद में। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। जुलाई 1952 में जेबी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया। पीसी घोष और टी प्रकाशम किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे। अब बताइए इसमें कौन सा सही है कौन नहीं। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिख रहा है, बी का मतलब हो गया कि एक गलत है और दूसरा सही है। तो आइए देखते हैं क्यों गलत है भाई। तो देखिए 1952 नहीं बल्कि 1951 में जेबी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया था, जबकि ऑप्शन में दे रहा था 1952। और पीसी घोष और टी प्रकाशम किसान मजदूर पार्टी के सदस्य भी थे। 1952 में सोशलिस्ट पार्टी और किसान मजदूर प्रजा पार्टी के विलय के परिणामस्वरूप प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1952 में, न कि किसान मजदूर प्रजा पार्टी का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु हुई थी? तो 6 दिसंबर 1956 को हुई थी और मृत्यु के समय इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर रखा था और मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया था। और 14 अप्रैल की डेट को, 14 अप्रैल जो इनका जन्म दिवस है, इस दिवस को समानता दिवस के रूप में भी अब सेलिब्रेट किया जाता है। वर्तमान मोदी सरकार के द्वारा 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने का चलन शुरू हो गया है। कौन से प्रसिद्ध भारतीय कवि गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता था। आगे देखते हैं, गुरुदेव की संज्ञा प्रसिद्ध साहित्यकार एवं नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर जी को प्रदान की गई है। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता नगर में 7 मई 1861 को देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के 14वें बालक के रूप में हुई थी। तो देवेंद्रनाथ टैगोर कौन थे? इनके पिता थे। 1901 में उन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय प्रारंभ किया जिसका नाम विश्व भारती नाम से विख्यात जो है कि कर दिया गया, एक विश्वविद्यालय के रूप में। और 1913 में उनके गीतों की एक पुस्तिका गीतांजलि थी, इसी को साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो 1941 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने इनको महान प्रहरी कहा था। क्यों कहा था भाई? क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी यानी कि द ग्रेट सेंटिनल महात्मा गांधी ने कहा था। गांधी का मानना था कि वे भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के पीछे नैतिक बल प्रदान करते थे। अगला प्रश्न, रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? उन्होंने प्राचीन भारत और उसकी संस्कृति का गौरवगान किया, ये तो सही है। उन्होंने शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह को राष्ट्र निर्माता के रूप में देखा, यह भी सही है। उनके अनेक गीतों में मराठों के बहादुरी का खंडन है, यह भी सही है। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन किया था, तो यह बिल्कुल भी सही नहीं है। डी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए गए जो वस्त्र थे उन्होंने निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा भी दी थी। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, यह कथन किस क्रांतिकारी का है कि भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो जाओ। तो रास बिहारी बोस जी के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया। जय जवान जय किसान का नारा दिया गया लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा, और यह भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? महात्मा गांधी जी ने यह स्टेटमेंट दिया था। 9 अगस्त 1942 को जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था तो महात्मा गांधी ने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने लिखा था भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने यह स्टेटमेंट दिया था। क्यों दिया था भाई? सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल, ये पुस्तक पूछाता है कई बार, तो ये पुस्तक भी आपको याद रहनी चाहिए। इंडियन स्ट्रगल में कहा था महात्मा गांधी ने अपने देश को सेवा प्रदान की है तथा वे आगे भी ऐसी असाधारण सेवाएँ प्रदान करते रहेंगे, परंतु भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं हो सकती है। प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, यह कथन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू को दिया जाता है। अगला प्रश्न, किस वर्ष बम्बई में पहली कपड़ा मिल थी, भारतीय कपड़ा मिल स्थापित की गई थी? तो 1854 में स्थापित की गई थी।
सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 में हालांकि कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी, लेकिन वो असफल रही, इसलिए इसको काउंट नहीं किया जाता, बल्कि सफल कारखाने को काउंट किया था जो 1854 ईस्वी में मुंबई में ही कावसजी डाबर द्वारा खोली गई थी। किसके द्वारा? कावसजी डाबर द्वारा खोली गई थी, और इसका नाम जो है कि स्पाइनिंग एंड विगिंग कंपनी बॉम्बे रखा गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से यह किसने वक्तव्य दिया था? तो दादा भाई नौरोजी जी ने दिया था कि राजा जनता के लिए बने हैं, न कि जनता राजा के लिए बने हैं। अगला प्रश्न है, भारत में बॉय स्काउट यानी कि बालचर और सिविल गाइड्स जो आंदोलन होता है उसके जन्मदाता कौन थे? तो बेडन पावेल थे। कौन थे? बेडन पावेल। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? महिलाओं का शिक्षा पाने का अधिकार, सहमति की आयु और दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन। तो बी ऑप्शन हो जाएगा कि 2 और 3 यहाँ पर पूरी तरीके से सही हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का दादा भीखाजी बनाम रखमाबाई बम्बई राज्य का मुकदमा सहमति की आयु और दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन पर केंद्रित था। इस मुकदमे की सुनवाई बम्बई हाईकोर्ट जे पिन्हे की पीठ में हुआ था। ध्यातव्य है कि रखमाबाई इस केस ने भारत में एज ऑफ कंसेंट 1891 के पारित होने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इस कानून के तहत 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगला प्रश्न 40, भारत के स्वतंत्रता से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? रॉलेट एक्ट से सार्वजनिक रोष की एक लहर उमड़ी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग नरसंहार भी हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक गठित किया, ये किया था इन्होंने 1939 में। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से थे, तो HRSA, बिल्कुल HSRA कह सकते हो इसको। और 1931 में कराची के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का विरोध हुआ था। तो यहाँ पर इसके समझौते का विरोध हुआ था कि नहीं, तो ये देखना होगा कि यही तो गलत है, बल्कि इस समझौते का स्वागत करने के लिए, या दूसरी भाषा में कहें कि इस समझौते को सहमति देने के लिए ही यहाँ पर यह मीटिंग्स बुलाई गई थी। ओके। 1930 में, नवंबर 1930 में लंदन में हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस ने विरोध किया, इसमें भाग नहीं लिया, जिससे यह जो सम्मेलन था वो निष्फल ही रहा। तो तेज बहादुर सप्रू, BS शास्त्री और MR जयकर जैसे कुछ उदारवादी नेताओं के प्रयास से गांधी इरविन समझौता हुआ, और 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे संबंधित प्रस्ताव गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू से प्रस्तुत कराया, और यह प्रस्ताव निर्विरोध पारित हो गया। अगला प्रश्न 41, जवाहरलाल नेहरू के विषय में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। वे 1947 में कांग्रेस दल के अध्यक्ष थे। उन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता की। भारत की स्वतंत्रता से पूर्व उन्होंने संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाया था। तो कोई भी यहाँ पर सही नहीं है, कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है। क्यों? क्योंकि 1947 में कांग्रेस दल के अध्यक्ष JB कृपलानी थे, और संविधान सभा की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा जी ने अस्थायी रूप से और राजेंद्र प्रसाद ने स्थायी रूप से की थी। संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल स्वतंत्रता से पूर्व में भी जवाहरलाल नेहरू शामिल नहीं थे, अतः उपयुक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न 42 पूछा जा रहा है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न 43, निम्नलिखित में से किसे भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू जी को साम्यवाद का उच्चतम पुजारी भी कहा जाता है। आइए आगे देख लेते हैं, समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो बी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू।
अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार था? तो फ्रैंक मोरिस। फ्रैंक मोरिस को जो है कि जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार माना जाता है। अगला प्रश्न है, साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था? चित्तरंजन दास या पटेल जी या लाजपत राय या राजेंद्र प्रसाद? तो यहाँ पर उत्तर को हम देखेंगे और यहाँ पर आपको उत्तर मिलता है बी ऑप्शन, यानी गुजरात के सूरत जिले में बारदोली 1922 के बाद राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। बारदोली के मेड़ता बंधुओं, जिसमें कल्याण जी और कुंवर जी तथा दयाल जी देसाई ने किसानों के समर्थन में 1922 में आंदोलन चलाया, जिसका बाद में नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। और पटेल के नेतृत्व में ही 1922 ईस्वी में कोई कर नहीं, यानी कि साराबंदी आंदोलन चलाया गया। कोई कर नहीं देने वाला जो आंदोलन था, इसी को साराबंदी आंदोलन भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के निम्नलिखित 4 रूपों में से कौन सा उस व्यक्ति के नाम पर आधारित है जिसने सर्वप्रथम इसका उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया था? तो बायकॉट इसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम बायकॉट कहते हैं। भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के वॉशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में किसे भेजा गया था? तो NM जोशी, नारायण मल्हार जोशी जी को भेजा गया था। क्या लिखता है यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO 1919 में अस्तित्व में जब आया तो अक्टूबर 1919 में वॉशिंगटन में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में NM जोशी को भेजा गया, नारायण मल्हार जोशी, जबकि उनके सलाहकार के रूप में BP बाडिया को भी भेजा गया। और इसीलिए लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न का उत्तर ए मान लिया गया, यानी कि BP बाडिया को माना गया है। अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई। बिल्कुल सही है। अल हिलाल को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने प्रकाशित किया। यह भी सही है। लाला लाजपत राय ने द पीपुल्स समाचार पत्र से संबद्ध नहीं थे। तो इस तीसरे स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ पर चेक कर लेंगे। और चौथा है, कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। यह भी सही है। तो 1 2 4 सही है, तीसरा गलत है। क्यों गलत है भाई, समझते हैं एक तरफ से। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। और उर्दू साप्ताहिक समाचार पत्र अल हिलाल को 1912 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने प्रकाशित किया। कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के साथ मिलकर 1817 में की थी। वहीं लाला लाजपत राय ने अंग्रेजी भाषा में साप्ताहिक समाचार पत्र द पीपुल का प्रकाशन किया था। तो आगे देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और काल अनुक्रम में उन्हें व्यवस्थित कीजिए। करजन वायली की हत्या, खुदीराम बोस को मृत्युदंड तो 1908 में दिया जाता है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ और अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ। तो अभी अल हिलाल को हमने पढ़ा 1912 में, और करजन वायली की हत्या आई थिंक 1940 में हुई है। कब हुई है? 1940 में नहीं, 1940 में नहीं हुई है। केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन 1881, खुदीराम बोस को मृत्युदंड 1908, करजन वायली की हत्या 1909 और अल हिलाल का प्रकाशन 1912 में हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना कालक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर आती है? अगर चंपारण आंदोलन देखें तो ये 1917 है, असहयोग आंदोलन 1920 है, दांडी मार्च 1930 है और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, दांडी मार्च तीसरे नंबर पर आती है यह घटना। अच्छा प्रश्न था इस तरीके से। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने बता दी हैं आपको। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महात्मा गांधी गिरमिटिया यानी कि इंडेचर्ड लेबर प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। गिरमिटिया प्रणाली के लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन किया। भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणामस्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो आप देखोगे यहाँ पे पहला और तीसरा ही यहाँ पर सही है, दूसरा यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है कि चेम्सफोर्ड की जो वॉर ऑफ कॉन्फ्रेंस मीटिंग में महात्मा गांधी ने वर्ल्ड वॉर में भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। तो उन्होंने किया था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो इन्होंने समर्थन कर दिया था और इसी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नहीं किया, क्योंकि इन्हें पता था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी समर्थन करने के बावजूद भी हमें कुछ भी नहीं मिला था इस बदले में। तो अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं अब यहाँ पर 55 प्रश्न है,
भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो अरुणा आसफ अली ने दिया। कैसे दिया भाई? अरुणा आसफ अली एक राष्ट्रवादी मुसलमान और स्वतंत्रता सेनानी थी। उनका मूल नाम अरुणा गांगुली था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में वह स्वयं और सुचेता कृपलानी भूमिगत आंदोलन की दो प्रमुख महिला संगठनकर्ता थीं। अरुणा आसफ अली ने भारतीय राजनीति में वर्ष 1947 के बाद सर्वाधिक योगदान दिया। 1950 में वह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ गई। कम्युनिस्ट पार्टी की महिला विंग नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन के गठन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही और 1958 में वह दिल्ली की मेयर चुनी गई थी। उन्होंने पैट्रियाट नामक समाचार पत्र और लिंक नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया और 29 जुलाई 1996 को इनका निधन हो गया। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे तो सरदार पटेल ने यह बातें कही थी। अगला प्रश्न है, किसने 1921 में पहली बार महत्वपूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? तो मौलाना हजरत मोहानी जी ने 1921 में उठाया था। 1921 में जब अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खां कर रहे थे और इस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलाना हजरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी, किंतु महात्मा गांधी इस मांग के पक्ष में नहीं थे। भारत के विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया? लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड इरविन या फिर आपके लॉर्ड लिंडथगो या लॉर्ड माउंटबेटन? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने इसको जो है कि सबसे अधिक उत्तरदायी ठहराया। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को उत्तरदायी ठहराया। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 6 जनवरी 1899 से 1905 था, जबकि इरविन का कार्यकाल 3 अप्रैल 1926 से 1931, लिंडथगो का कार्यकाल 18 अप्रैल 1936 से 1943 तक था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो आगा खान ने की थी। किसने की थी? आगा खान ने। अगला प्रश्न, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और अगला प्रश्न, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को जो है कि आधुनिक बिहार का निर्माता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। तो देखिए, आरएसएस की जो स्थापना थी वो भी 1925 में हुई थी और कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भी 1925 में हुई थी। और कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना यूपी के कानपुर में हुई थी। कहाँ पे? कानपुर। तो आप देखेंगे कि एक तो कानपुर में जो है कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है, वहीं आरएसएस की स्थापना नागपुर यानी महाराष्ट्र में होती है। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? तो अब्दुल गफ्फार खां, इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इनमें से किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से किसे जाना जाता है? तो मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। तो फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी को बम्बई के त्रिमूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और इन्होंने मिलकर 1885 ईस्वी में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना भी की थी। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो रेड शर्ट या लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से जाना जाता है इसको। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया। इन्हें लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया तथा श्रमजीवियों की हालत में सुधार की मांग की। ध्यातव्य है कि जब अन्य प्रांतों मुसलमान स्वयं को सत्याग्रह आंदोलन से अलग रख रहे थे, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में सविनावज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। और अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने भीमराव अंबेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया कि अंबेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थीं? तो डॉक्टर BS मुंजे ने यह स्टेटमेंट दिया है इनके बारे में। अगला प्रश्न, त्रिपुरा के देसी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई क्योंकि त्रिपुरा के राजा हमेशा ब्रिटिश विरोधी रहे या बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे? तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग।
देखिए यहाँ पे लिखा है कि त्रिपुरा की देसी रियासत के राजा अपने प्रशासन में शिक्षित बंगालियों को शामिल करते थे और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटिश दबाव के कारण बंगाल से अनेक क्रांतिकारी त्रिपुरा में जाकर आश्रय लिए हुए थे, जिसके फलस्वरूप त्रिपुरा की रियासत में स्वतंत्रता आंदोलन का प्रसार हुआ। अब अगला देखते हैं, राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है, महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी मात्र 70 वर्ष। जब वो 70 वर्ष के हुए तब वो एक महान चित्रकार के रूप में उभरे। और संत फ्रांसिस जोवियर जो कि जेसुइट संघ ऑर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। संत फ्रांसिस जोवियर की मृत्यु गोवा में हुई तथा यहाँ उन्होंने समर्पित एक गिरजाघर है। गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जोवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि 1 और 3 यहाँ पर सही है। 1 और 3 यहाँ पर सही है। देखेंगे, संत फ्रांसिस जोवियर का जन्म 1506 ईस्वी में स्पेन में हुआ था। उन्होंने फेबर और 4 अन्य सहयोगियों के साथ जेसुइट संघ की स्थापना की। 1542 में वह गोवा आए और अप्रैल 1552 में वह चीन गए, जहां 3 दिसंबर 1552 को उनका देहांत हो गया। उनके पार्थिव शरीर को गोवा के बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च में रखा गया। गोवा में प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को उनके सम्मान में भोज दिया जाता है। अगला प्रश्न है, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो ये हजारीबाग जेल में भेजा गया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जगत नारायण लाल को हजारीबाग जेल में भेजा गया था। जुलाई 1929 में उनके हजारीबाग जेल से छूटने पर राजेंद्र प्रसाद ने पटना के गुलाब बाग में एक रैली को संबोधित किया था। कस्तूरबा बाई और महादेव देसाई की समाधियां किस परिसर में स्थित हैं? तो आगा खां पैलेस पूना में इनकी समाधियां स्थित हैं। अगला प्रश्न, कस्तूरबा बाई गांधी की समाधि स्थल स्थित है कहाँ पे? आगा खां महल पुणे परिसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता हैं? तो पट्टाभी सीतारमैया। आधिकारिक जो इतिहास है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसके जो एक रचयिता पट्टाभी सीतारमैया हैं। पट्टाभी सीतारमैया प्रमुख राष्ट्रवादी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार थे। वे व्यवसाय से चिकित्सक थे। 1939 में वे सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव हार गए थे। सुभाष चंद्र बोस से हार गए थे ये। और अगला प्रश्न है यहाँ पे 74। दोस्तों इसमें लगभग 250 प्रश्न है, 246 प्रश्न है, जिसमें आपके जितने भी बचे हुए प्रश्न हैं ना वो सारी चीज़ें इसमें शामिल हो रही हैं। जहाँ से बार बार आपके अगर प्रश्न पूछे भी गए ना इस बार तो आपके छूटेंगे नहीं, वो बिल्कुल सही आप करके आओगे। भारत में, अगला प्रश्न है 74, भारत में उपनिवेश काल में व्हिटनी आयोग, जो व्हिटली आयोग था, उसका उद्देश्य क्या था? तो श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन कर सिफारिशें प्रस्तुत करना। तो श्रमिकों की स्थिति पर इसका विचार करना था, यही इंपॉर्टेंट इसका काम था। अगला प्रश्न है, कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हो गए थे, तो 1943। लगभग 4 मिलियन लोग इसमें जो है कि मारे गए थे, 4 मिलियन लोग। अगला प्रश्न, विश्व शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो गुट निरपेक्षता का यहाँ पर सिद्धांत दिया था। क्या दिया था गुट निरपेक्षता का सिद्धांत? शीत युद्ध के काल में विश्व स्तर पर शांति और पारस्परिक सहयोग की स्थापना करने के लिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा गुट निरपेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। और नेहरू तथा भारत की नीति मुख्य रूप से यह रही कि शांति, निशस्त्रीकरण और जातीय समानता का पक्ष लिया जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग दिया जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय झगड़े शांतिपूर्वक सुलझाए जा सकें। ध्यातव्य है कि दिसंबर 1961 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो के सहयोग से विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में गुट निरपेक्षता आंदोलन का गठन किया गया और गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया। अगले प्रश्न को देखते हैं 78। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो गोवा बना रहा, बाकी सभी मुक्त हो गए थे। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का गोवा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा और इसे अमेरिका ने वर्ष 1955 में पुर्तगाल के इस दावे का समर्थन किया कि गोवा पुर्तगाल का ही एक प्रदेश है। उसने भारत की तब आलोचना की जब 14 वर्षों तक धैर्य रखने के बाद 1961 में उसने गोवा को फौज में भेजकर मुक्त करा लिया भारत ने भी। फिर भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा? तो पुर्तगीज के बाद, क्योंकि गोवा को भी फ्री कराना था। निम्न में से जवाहरलाल नेहरू
के लिए कौन सा वक्तव्य सत्य नहीं है? वे समाजवाद से प्रभावित थे, वे ब्रिटिश उदारवाद से प्रभावित थे, वे महात्मा गांधी से प्रभावित थे। महात्मा गांधी से भला कौन नहीं हो सकता प्रभावित भाई? और वे जर्मन राष्ट्रवाद से प्रभावित थे। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जर्मन राष्ट्रवाद से जो प्रभावित होने वाले व्यक्ति थे वो थे हमारे एस.सी. बोस, सुभाष चंद्र बोस जी थे। अगला प्रश्न है 81। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जो जाति थी, डोमिनेंट कास्ट नहीं थी, कौन सी नहीं थी? तो कुर्मी नहीं थी, बाकी राजपूत, भूमिहार और कायस्थ, ये सब वर्चस्वशाली जो है कि जातियाँ थीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब शिमला सम्मेलन हुआ तब लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय थे? बिल्कुल नहीं, ये शिमला सम्मेलन ही 1945 का शिमला सम्मेलन कहलाता है, जब आपके वेबल जो है कि यहाँ पे कौन थे? वेबल यहाँ के वायसराय थे। अब भारतीय नौसेना का विद्रोह 1946 में हुआ, तब मुंबई और कराची के रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नौसैनिक सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे। तो बी ऑप्शन सही है, अर्थात कि सेकंड बिल्कुल भी सही है। शिमला सम्मेलन जून 1945 में लॉर्ड बेवल के कार्यकाल में हुआ था, न कि लॉर्ड माउंटबेटन के। और वहीं 19 फरवरी 1946 को आईएनएस तलवार नामक जहाज के कर्मचारियों ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष निम्न स्तरीय भोजन व्यवस्था की शिकायत की, और सरकार का जब ध्यान नहीं दिया गया तो बम्बई, कराची और मद्रास के भारतीय नौसैनिक ने सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, और 25 फरवरी 1946 को सरदार पटेल और के आश्वासन पर विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण भी किया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, प्रमुख उद्देश्य से कलकत्ता में बेथुन स्कूल की स्थापना की। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। केशव चंद्र सेन के सती के विरुद्ध अभियान के फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल ने सती पर प्रतिबंध के लिए कानून बनाया। तो ये केशव चंद्र सेन नहीं थे, बल्कि राजा राम मोहन राय जी यहाँ पर थे। तो तीसरा तो वैसे भी आपका गलत हो गया। तो बाकी देखते हैं, तो बी हो जाएगा कि पहला और दूसरा ही सही है। अगर बात करते हैं बेथुन स्कूल की, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा खोला गया था, और ये हिंदू महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1849 में जॉन एलियट ड्रिंकवाटर बेथुन ने की थी। ओके, और 1857 में जो है कि 1856 में सरकार ने इसका प्रभार ले लिया और इसका नाम बेथुन स्कूल कर दिया, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर की अध्यक्षता में इसकी प्रबंध समिति भी बनाई गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, तो ये तो 1875 में हुई थी। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का उल्लेख किया, तो नील दर्पण में जो है कि आपके जो नील विद्रोह था उसकी चर्चा होती है, जो कि आपका सामान्यतः 1858 के आसपास होता है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ का लेखन किया, जिसमें सन्यासी विद्रोह का जिक्र मिलता है। और सत्येंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय बने। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि यही 1858-59 में हुआ था नील दर्पण के बारे में। और आगे अगर आप देखेंगे कि सत्येंद्रनाथ टैगोर ने 1863 में इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय बने। और आनंद मठ की रचना 1882 में हुई है, जिसमें कथानक लिखा गया सन्यासी विद्रोह का। और साथ ही साथ दयानंद सरस्वती, जिनका नाम मूल शंकर था, इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, और जिसका उद्देश्य था प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगला प्रश्न देखते हैं 85। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, और ये यहाँ पर विजयी भी घोषित हुए थे, यानी कि जीत भी गए थे। तो आइए यहाँ पर समझते हैं कि ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय लाल मोहन बोस थे 1885 में। उसके बाद 1886 में दादा भाई नौरोजी जी थे, चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। 1892 में नौरोजी फिन्सबरी सीट से फिर विजयी हो गए, और विकल्प में लाल मोहन बोस का नाम न होने की वजह से दादा भाई नौरोजी जी को सही माना गया। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। अगला प्रश्न, भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? तो 1892 में। अप्रत्यक्ष यानी कि परोक्ष निर्वाचन की जो व्यवस्था थी वो 1892 के एक्ट में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ए ऑप्शन हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद जी। और यहाँ पर देखेंगे कि अबुल कलाम आज़ाद देवबंद से संबंधित थे। उन्होंने अल नदवा का प्रकाशन भी किया, और 1940 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, और इंडिया विंस फ्रीडम यह उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है।
अगला प्रश्न है यहाँ पर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की। 1920 में उन्होंने अपनी पत्रिका मूक नायक शुरू की। 1925 में उन्होंने डिप्रेस क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की और वह भारत के प्रथम सुरक्षा मंत्री थे। तो यहाँ पे सही पूछा जा रहा है तो स्टार बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर तो केवल एक ही, क्या मुझे लगता है कोई भी सही नहीं है। आइए देख लेते हैं हम इसके बारे में कि क्यों गलत है ये। तो देखिए, भारत के जो प्रथम सुरक्षा मंत्री डॉक्टर अंबेडकर सिंह नहीं बल्कि बलदेव सिंह थे, और डिप्रेस क्लास इंस्टीट्यूट बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना अंबेडकर जी ने 20 जुलाई 1924 को की थी, न कि 1925 को की थी। तो आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को सही पर विचार कीजिए और इन घटनाओं के काल अनुक्रम का पता लगाइए। जैसे कलकत्ता का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, बाल गंगाधर तिलक का निधन कब हो गया, तो इनका निधन हो गया था 1 अगस्त 1920 को। तुर्कों को अर्पित शांति शर्तों की घोषणा और जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस समिति द्वारा सर्वसम्मति रिपोर्ट की जो प्रस्तुति हुई थी 13 अप्रैल 1919 में, जो हत्याकांड हुआ था उसके ऊपर इसकी बात की जा रही है। तो आप देखेंगे कि जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था ना, वो विशेष अधिवेशन 4 से 9 सितंबर 1920 को हुआ। बाल गंगाधर तिलक का निधन 1 अगस्त 1920 को हुआ। तुर्की को अर्पित शांति शर्तों की घोषणा 14 मई 1920 को हुई और जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस की समिति द्वारा सर्वसम्मति रिपोर्ट की प्रस्तुति हुई थी 25 मार्च 1920 को। अब अगला प्रश्न है, स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित हुई थी वह थी 1948। कब थी? 1948। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति का प्रतिपादन 6 अप्रैल 1948 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में किया गया। इस नीति में पहली बार देश के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना की गई। इसके अंतर्गत सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों ही क्षेत्रों का विभाजन किया गया और दोनों क्षेत्रों के लिए अलग अलग उद्योगों का निर्धारण किया गया। 1948 में औद्योगिक नीति की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सह अस्तित्व को स्वीकार करते हुए औद्योगिक विकास में दोनों की भूमिका स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। अगला प्रश्न 92, भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? तो सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि साम्यवादी जो सरकार थी वो केरल में आई थी। कब आई थी केरल में? तो 1957 में, 1951 में केरल में सबसे पहले साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। अगला प्रश्न, केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन कब हुआ? तो 1957 में हुआ। कब हुआ? 1957 में। वर्ष 1957 में दक्षिणी राज्य केरल में विधानसभा चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा ने कांग्रेस को हराया। केरल के मुख्यमंत्री के रूप में EMS नंबूदिरीपाद ने स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया। अगला प्रश्न है 94, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार। भारत का उस समय का सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया, और एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और यह राष्ट्रीय वाहक बन गया। गोवा स्वतंत्र भारत का अंग बन गया। अब उपर्युक्त घटनाओं का सही काल अनुक्रम बताइए। तो देखिए, भारतीय स्टेट बैंक का जो नाम था वो गोरेवाला समिति पर 1955 में हुआ, और भारत में जो एक साम्यवादी दल की अभी हमने सरकार पड़ी थी केरल में 1957 में। गोवा को स्वतंत्र किया गया 1961 में। तो बाकी हम देख लेते हैं यहाँ पे कूट, तो बी हो जाएगा यहाँ पे। कैसे? क्योंकि इसका मिलान हो रहा है कि 1953 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। जुलाई 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल के भारतीय स्टेट बैंक रख दिया गया। 1957 में लोकतांत्रिक रूप से केरल में साम्यवादी दल की सरकार स्थापित हुई, और साथ ही साथ 1961 में सैन्य कार्यवाही के जरिए गोवा को भारत में अधिग्रहित किया गया, और 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के तहत गोवा को संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया। फिर पुनः 1987 में गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा बना दिया गया। 1987 में निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे? तो भारी औद्योगिकरण यानी हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन का फोकस जो है कि नेहरू कर रहे थे, लेकिन गांधी जी इसके समर्थन में नहीं थे कि हैवी इंडस्ट्री नहीं होनी चाहिए। तो नेहरू गांधी जी के सत्य, अहिंसा और अस्पृश्यता जैसे राजनीतिक और सामाजिक सिद्धांतों के अनुयायी तो थे, जबकि कई आर्थिक सिद्धांतों पर दोनों में गहरे मतभेद थे। जहां भारत के आर्थिक विकास के लिए गांधी जी ने लघु और कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया, वहीं नेहरू जी ने भारी औद्योगिकरण के पक्षपोषक थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, कराची अधिवेशन 1931 में इन्होंने यह स्टेटमेंट दिया था। अगला प्रश्न है,
मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला किसने बनवाया था? तो C राजगोपालाचारी का यह फॉर्मूला था और ये 1944 में था। और ये जो गतिरोध था संवैधानिक कांग्रेस और मुस्लिम लीग इन दोनों के बीच में ही दूर करने के लिए बनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना सही सुमेलित नहीं है? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1926, अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन 1918, बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1908, द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887। तो आप देखेंगे कि सभी के सभी गलत हैं। क्यों? क्योंकि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1927 में हुई थी और मार्गरेट एलिजाबेथ कंसिस इसकी संस्थापिका थीं। अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन की स्थापना MC रजा द्वारा 1925 में की गई और बॉम्बे सोशल रिफॉर्म्स एसोसिएशन की स्थापना 1903 में की गई और साथ ही साथ इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना MG रानाडे के द्वारा 1887 में की गई थी। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है गांधी जी के संबंध में कि गांधी जी को यरवदा जेल में ले जाया गया, गांधी जी ने आमरण अनशन किया, कराची जाते समय काले झंडे दिखाए गए और उन्होंने कहा यह पराजय मेरी उनसे अधिक है। तो देखिए ये कब की बात है? अगर 1939 का कांग्रेस संकट देखेंगे, जब त्रिपुरी अधिवेशन हो रहा था और वहाँ पट्टाभी सीतारमैया हार गए तो उन्होंने कहा कि उनसे अधिक मेरी पराजय है। और जब वो कराची अधिवेशन में जा रहे थे, दिल्ली समझौते का जो अनुमोदन था जो गांधी और इरविन के बीच में हुआ था 1931, तब वहाँ पर उन्हें काले झंडे दिखाए गए और गांधी जी ने आमरण अनशन किया और कब सविनावज्ञा आंदोलन के समय उन्हें यरवदा जेल भेज दिया गया और आमरण अनशन उन्होंने सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध में किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गांधी जी को यरवदा जेल भेजा गया सविनावज्ञा आंदोलन के दौरान, आमरण अनशन किया सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध, कराची जाते समय काले झंडे दिखाया गया दिल्ली समझौते का जब अनुमोदन हो रहा था 1931 में तब, और उन्होंने कहा यह पराजय मेरी उनसे अधिक है। तो 1939 का कांग्रेस संकट था। और अब हम यहाँ पर करेंगे 100वां प्रश्न, निम्नलिखित को सही काल अनुक्रम में लिखिए। तो देखिए असहयोग आंदोलन आपका हो जाएगा 1920, नेहरू रिपोर्ट आएगी 1928, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, साइमन कमीशन यहाँ पर आ जाएगा 1927। तो ये तो गलत हो गया, ये बी ऑप्शन होना चाहिए था। आइए बी को हम लोग क्रम से लगा लेते हैं फिर से। यहाँ पे ईयर तो देखिए सेम रहेगी 1920, फिर 1927, फिर नेहरू रिपोर्ट 1928 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना सबसे अंत में हुई? चौरी चौरा की घटना जो हुई थी वो हुई थी 4 फरवरी 1922 में। दांडी मार्च हुआ था 1930, गांधी इरविन समझौता 1931 और अभी हम लास्ट की ओर बढ़ रहे हैं। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा हुई थी 1932 में, 16 अगस्त 1932 में। तो यही सबसे अंतिम घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न, सूची और सूची में आयोग हैं और उनके अध्यक्ष, इनको मिलान करना है। जैसे रेलवे आयोग, अकाल आयोग, सिंचाई आयोग और पुलिस सुधार आयोग। तो ये चारों ही आयोग आपके लॉर्ड कर्जन के समय थे। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि जो रेलवे आयोग है 1901 टॉमस रॉबर्टसन, अकाल आयोग एंथनी मैकडोनल्ड, सिंचाई आयोग कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ, पुलिस सुधार आयोग एंड्रयू फ्रेजर। अगला प्रश्न, यहाँ पर निम्नलिखित को काल अनुक्रम में व्यवस्थित करिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आप देखेंगे दांडी यात्रा हो जाएगी आपकी 1930, साइमन कमीशन 1927 या यूँ कहें कि 1928 कर दीजिए आप, क्योंकि भारत 1928 में आता है। गांधी इरविन समझौता 1931, पूना समझौता 1932। तो आप देखेंगे सबसे पहले 2 से शुरू करेंगे, 2 1 4 3, 2 1 4 3, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब ये देखिए बार बार रिपीट होंगे ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाएं। दांडी यात्रा आपकी 1930, पूना समझौता 1932, गांधी इरविन समझौता 1931, सांप्रदायिक घोषणा आपकी 1932। अब ध्यान दीजिएगा कि सांप्रदायिक घोषणा तो अगस्त में आ जाती है 16 अगस्त 1932 को, और पूना समझौता होता है सितंबर 1932 को। तो इसलिए पहले यह आएगी फिर इसके बाद ये आएगी। तो आप देखोगे डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, 1 4 3 2। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं इस चीज़ को कि दांडी यात्रा का प्रारंभ 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया गया था और गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत यानी सांप्रदायिक घोषणा की और जबकि पूना समझौता पे हस्ताक्षर 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर जी और गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। तो आप देखेंगे कि मैकडोनाल्ड की जो सांप्रदायिक घोषणा है वो 16 अगस्त 1932 है और जबकि पूना समझौता 24 सितंबर 1932 है। तो ईयर सेम है लेकिन मंथ आगे पीछे हैं।
अगला प्रश्न फिर से है, काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और कूट की सहायता से गठन कीजिए। तो अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था वो हुआ था मुख्य रूप से कब? सितंबर 1946 में। कैबिनेट मिशन पहुंचा था कब? मार्च 1946 में ये भी पहुंचा था। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई की गई थी, यह भी जो है कि 1946 में ही की गई थी। और जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस करना, यह 1945 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 है। कैबिनेट मिशन का आगमन भारत में 24 मार्च 1946, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई 16 अगस्त 1946 और उसके बाद शिमला सम्मेलन की विफलता की घोषणा 14 जुलाई 1945 हुई थी। तो ये चारों डेट आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि यह प्रश्न जब लगाएगा प्रश्न में तो आपके तोते नहीं उड़ने चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर बड़ा अटपटा सा है ये। अच्छा, यहाँ पे चूज़ करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम निर्दिष्ट करता है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई है। घटनाएं चारों सेम है चारों ऑप्शन में, बस कौन सी सबसे पहले हुई है उसके अनुसार से हमें देखना है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर ऑप्शन डी दिया, तो हम लोग देखते हैं सूरत विभाजन आपका 1907 में हुआ था, जहाँ नरम दल गरम दल बट गई थी। साइमन कमीशन आपका 1927 में आया और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ। और खुदाई खिदमतगार, जो कि खुदाई खिदमतगार की हम ईयर यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए सूरत विभाजन 1907 में, साइमन कमीशन 1927, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और खुदाई खिदमतगार सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान यह आंदोलन पश्चिमोत्तर प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा चलाया गया था। तो जाहिर सी बात है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ उसके बाद ही तो ये चीज़ें आई होगी खिदमतगार वाली, तो ये इसके बाद के ही हिसाब से सेट कर ली जाएगी। और अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर संस्थापक पूछा जा रहा है, जैसे आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, खाकसार पार्टी, खुदाई खिदमतगार और कृषक प्रजा पार्टी। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इसके हम ऑप्शन में चलते हैं सीधे, तो देखेंगे आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अल्लाह बख्श, खाकसार पार्टी अल्लामा मसरिकी और खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खां, कृषक प्रजा पार्टी फजलुल हक हैं। अगला प्रश्न सुमेलित कीजिए यहाँ पर। तो यहाँ देखेंगे आप बारदोली सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। अब जैसे चंपारण सत्याग्रह तो गांधी जी ने किया, बारदोली में जो है कि आपके पटेल जी हो जाएंगे। तो आगे यहाँ पर हमें ऑप्शन और भी देखने पड़ेंगे, तो यहाँ पर हम देखते हैं तो कूका आंदोलन है, लाल कुर्ती है। तो आइए सीधे हम लोग आंसर पे चलते हैं। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था सरदार पटेल जी के नेतृत्व में। चंपारण गांधी जी के नेतृत्व में 1917 में हुआ। कूका आंदोलन राम सिंह के नेतृत्व में जो है कि 1875 में हुआ। और लाल कुर्ती जो गफ्फार खान साहब ने 1930 में पश्चिमोत्तर प्रांत में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उस समय इसको आयोजित किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो अवध किसान सभा, जवाहरलाल नेहरू, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन, ये तो सही है सर सैयद अहमद खान जिन्होंने 1888 में इसकी स्थापना की। ऑल इंडिया किसान सभा आचार्य नरेंद्र देव, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी एम.एन. रॉय, यह भी सही है। तो यहाँ पर जो कन्फ्यूज़न हो रहा है वो ए और सी को लेकर हो रहा है। तो आप देखेंगे कि अवध किसान सभा की स्थापना के समय प्रतापगढ़ में बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू, माता बदल पांडे और देव नारायण पांडे केदारनाथ के प्रयासों से हुई। और वहीं अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना में 1936 में सहजानंद सरस्वती द्वारा की गई थी और इससे एन.जी. रंगा, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण भी संबंधित थे। जबकि रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी जो 1940 में एम.एन. रॉय ने स्थापित की थी। और यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक सर सैयद अहमद खां हैं जो 1888 में स्टैब्लिश हुई। तो ये अब देखो कि चारों ही ऑप्शन यहाँ पर सही दिए हुए हैं, चारों ही ऑप्शन सही दिए हुए हैं, ठीक है, कोई इसमें गलत नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में आंदोलन है और व्यक्ति है, ये आपको मिलान करना है। खिलाफत आंदोलन की अगर हम बात करेंगे तो ये अली बंधुओं के द्वारा शुरू किया गया 1920 में एक तरीके से। होम रूल आंदोलन की बात करेंगे तो होम रूल आंदोलन जो है कि बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में शुरू किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन खान बंधु, अली बंधु, खान बंधु। और भारत छोड़ो आंदोलन अंबेडकर जी तो थे ही नहीं। तो आइए जरा आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या कन्फ्यूज़न हो रही है, क्यों ये गलत दे रहा है। देखिए वही बात होगी ना, स्टार बना हुआ है क्योंकि अली बंधु खिलाफत आंदोलन से संबंधित है, जबकि बाल गंगाधर तिलक होम रूल से संबंधित है और खान बंधु सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े हुए थे। परंतु भीमराव अंबेडकर ने न तो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया और ना ही वे भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल थे। तो अंबेडकर के ऑप्शन को लेकर ही कन्फ्यूज़न यहाँ पर पैदा हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मोतीलाल नेहरू,
नेहरू रिपोर्ट सही है। महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन, यह भी सही है। एससी बोस फॉरवर्ड ब्लॉक जो कि इन्होंने 1939 में इस्टेब्लिश की थी, यह भी सही है। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी, चंपारण 1917 में। और एम.ए. जिन्ना खिलाफत आंदोलन जो कि 1920 में शुरू हुआ था, तो ये जिन्ना इसमें शामिल नहीं थे, बल्कि यहाँ पे मोहम्मद अली और शौकत अली जो अली बंधु हैं वो इसमें शामिल थे। मोहम्मद अली, न कि मोहम्मद अली जिन्ना। ओके, तो ये वाली चीज़ हो गई। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। विनोबा भावे ये व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित हैं जो अगस्त 1940 में शुरू हुआ। बीजी तिलक ये होम रूल्स से संबंधित हैं जो कि अप्रैल 1916 में इन्होंने शुरू किया। अरुणा आसफ अली ये भारत छोड़ो आंदोलन में गुप्त रूप से जो है कि सहयोग कर रही थी। सरोजनी नायडू ये धरसना रेड है जब 1930 में नमक आंदोलन से संबंधित हो रहा था। तो ये आपका मैंने मैचिंग कर दिया, ये आप लोग देख लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 113 पे। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही थे? नहीं, द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रह जेएल नेहरू साहब थे। और सीआर दास को देश बंधु कहा जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, देखिए 1940 में महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत विनोबा भावे प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह थे, जवाहरलाल नेहरू द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रह थे। और जो तीसरे नंबर की अगर हम बात करेंगे, थर्ड नंबर के सत्याग्रही कौन थे, तो वो थे आपके ब्रह्मदत्त। कौन थे? ब्रह्मदत्त। और आगे देख लेते हैं हम लोग। चित्तरंजन दास सीआर दास एक प्रसिद्ध भारतीय नेता थे, राजनीतिज्ञ थे, वकील थे और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इन्हें देश बंधु की उपाधि प्रदान की गई थी। 1907 में आयोजित कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी, जबकि विलियम वेडरबर्न कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 1889 और 1910 में चुने गए थे। तो सूरत अधिवेशन में कौन था? 1907 में रास बिहारी घोष थे। और 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। तो ये था आपका सही उत्तर। अब अगला प्रश्न है आंदोलन आदि और व्यक्ति जो जाने जाते हैं, जैसे होम रूल से संबंधित कौन हो जाएगा? एनी बेसेंट हो जाएंगी। बारदोली सत्याग्रह से पटेल जी। असहयोग आंदोलन से आपके हो जाएंगे महात्मा गांधी जी। और स्वराज पार्टी से हो जाएंगे सीआर दास। तो ये इसका सही मिलान हो गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। अब यहाँ पर सुमेल कीजिए भाई, महात्मा गांधी जी को, महात्मा गांधी किससे हो जाएंगे? दांडी मार्च। जवाहरलाल नेहरू ये आपके लाहौर कांग्रेस में जब पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी 1929 में। खान अब्दुल गफ्फार खान लाल कुर्ती अभियान। वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह 1928 में। ओके, तो ये हो गया यहाँ पे। और अगले प्रश्न को देखते हैं, सही क्रम बताना है यहाँ पे। रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। सूरत की फूट हुई थी 1907 में। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। आप देखेंगे यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बंगाल का विभाजन 1905, मुस्लिम लीग का गठन 1906 और सूरत की फूट 1907 में। तो ये आपसे क्रम पूछा जा रहा था। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाएं हैं, उन पर विचार करिए। चंपारण सत्याग्रह की बात करेंगे तो ये 1917 में है। असहयोग आंदोलन 1920 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। दांडी मार्च 1930। तो यहाँ पर इसका क्रम पूछा जा रहा है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं 118। यहाँ पर दे रहा है कि सही तिथि के क्रम में नीचे दिए गए कोड में लिखिए। तो रॉलेट एक्ट आया था 1919, साइमन कमीशन 1928, गांधी इरविन समझौता 1931, होम रूल 1916। तो अब आप इसके हिसाब से आप फूड लगा सकते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य अरुणा आसफ अली देखती थी। प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून जब लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल थे तब पारित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सीआर दास ने की थी। रॉलेट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया। तो देखिए हरिपुरा अधिवेशन में सीआर दास नहीं थे, बल्कि हमारे एससी बोस थे। कौन थे? एससी बोस। हरिपुरा गुजरात में है और यहाँ पे 1938 में अधिवेशन हुआ था। पहली चीज़ ये सही है। दूसरा, लॉर्ड कर्जन के समय में ही प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून भी पारित हुआ था। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि तीसरा ही सही है, यानी 1, 2, 4 ये तीनों ही सही हैं, बस तीसरा गलत है। यानी रेल मंत्रालय कौन देख रहा था? अरुणा आसफ अली। स्मारक का कानून कौन था? लॉर्ड कर्जन के समय। हरिपुरा अधिवेशन वाला गलत है, क्योंकि मैंने ये बता दिया कि सीआर दास नहीं बल्कि एससी बोस थे यहाँ पे। और रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाया था। तो 1, 2, 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे 120 और ये रहेगा आज की क्लास का हमारा आखिरी प्रश्न, ताकि बचे हुए 120 प्रश्न हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे।
तो देख लेते हैं। यहाँ पे सुमेलित करना है कि रानी दुर्गावती, महारानी अहिल्याबाई, महारानी लक्ष्मीबाई और बेगम रजिया सुल्ताना। तो बेगम रजिया सुल्ताना जो है कि दिल्ली में मामलुक वंश यानी कि गुलाम वंश की शासिका थी। महारानी लक्ष्मीबाई जो है कि झांसी से थी और रानी अहिल्याबाई ये होलकर राज्य से थी और रानी दुर्गावती ये गढ़ा मंडल से संबंधित हैं। किससे संबंधित है? गढ़ा मंडल से। तो ये आपके लिए जो है कि आज हो गया 120 क्वेश्चन की लगभग आपको सीरीज़ कराई है और यहाँ से आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में रखे जाएंगे। तो आपको करना बहुत आसान हो जाएगा अगर आपने इस वीडियो को 2-3 बार देख लिया तो इसी तरीके की एक और वीडियो आएगी और उसके बाद लास्ट क्लास होगी पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें और संस्थान कि कौन सी संस्थान किसने खोली, कौन सी पत्रिका किसने जारी की, कौन सी पुस्तक किसकी है। तो इस पे भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो मिलते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद रहेगी कि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों के साथ आप शेयर करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू दोस्तों।